वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली सभी को। और हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने खिलजी वंश की शुरुआत की थी। और खिलजी वंश की शुरुआत फिरोज खिलजी से हमने की थी और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को हमने पूरा समाप्त कर दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी को। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का यदि सबसे महत्वपूर्ण शासक है तो अलाउद्दीन खिलजी है। और पूरा दिल्ली सल्तनत जो है अलाउद्दीन खिलजी के इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग 2 या 3 वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आज हम लोग का ये पहला वीडियो है। और चूँकि आज होली है और आज मेरा एक ही 2 वीडियो आएगा, तो आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे और जश्न मनाएंगे होली का। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला वीडियो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो खिलजी वंश में हमने पढ़ा था 5 शासक हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और अंत में नासिरुद्दीन खुसरो खां, जिसमें हमने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में पूरा देख लिया था, पूरा डिटेल के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी के बीच अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है। कहा जाता है कि इसके शासनकाल के बाद 300 वर्षों तक इतना बड़ा साम्राज्य किसी के भी शासनकाल में नहीं रहा, इसीलिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण शासक कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भतीजा था और दामाद भी था, इसने कड़ा पहुंचते ही, कड़ा जिसे हम लोग कड़ा मानिकपुर कहते हैं, वहाँ पे देवगिरी के विजय के जश्न में इसकी हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। और हत्या करने के बाद 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अपना गद्दी संभालता है दिल्ली सल्तनत का। और इसकी हत्या जो होती है, इसकी हत्या के तुरंत बाद ही यह गद्दी संभालता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को और पूरा डिटेल इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इसके बचपन का नाम अली या अली गुरसब था। ये परीक्षा में पूछा गया है कि अली गुरसब किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम अली था या अली गुरसब था। शासनावधि, जब यह शासन संभाला तो उसने अपना नाम किसके अनुसार फेमस किया? अलाउद्दीनिया वाद दिन मोहम्मद शाह सुल्तान। याद रखेंगे कि इसके शासन के अवधि का नाम यानी शासनावधि नाम अलाउद्दीनिया वाद दिन मोहम्मद शाह सुल्तान था। याद रखेंगे इसे, अलाउद्दीनिया वाद दिन मोहम्मद शाह सुल्तान। यह सुन्नी इस्लाम धर्म का था। तो याद रखेंगे, यह सुन्नी इस्लाम धर्म का था अलाउद्दीन खिलजी। शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म के 2 विभाजन हैं, तो यह सुन्नी धर्म का था। इसके पिता का नाम शाहबुद्दीन मसूद था। तो अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या था? शाहबुद्दीन मसूद। इसका जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो जानकारी आप लोग रख लें कि इसका जन्म जो था वह 1266 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु दिल्ली में 1316 ईस्वी में हुई। ये हम लोग देख लेंगे अंत में भी, लेकिन आप लोग समझ लें कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वह 1316 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इसकी 3 पत्नियां थीं। एक का नाम था मलिकाए जहां,
दूसरे का नाम था कमला देवी और तीसरे का नाम था महरून। तो मलिकाए जहां यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की पुत्री थी, क्योंकि अभी हमने बताया कि यह जो अलाउद्दीन खिलजी था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद था और भतीजा भी था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री जिसका नाम था मलिकाए जहां, उससे इसकी पहली शादी हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की। इसकी दूसरी पत्नी कमला देवी थी। देखिए, जब यह गुजरात 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान पर चलता है तो वहां का राजा जिसका नाम था रायकर्ण, जिसे हम लोग, वह वाघेला वंश का था, वाघेला वंश का एक राजा था जिसका नाम था रायकर्ण। उसे राय वाघेला भी कहा जाता है या कर्णदेव भी कहा जाता है। तो राय वाघेला, कर्णदेव या रायकर्ण एक ही नाम है। जो वाघेला वंश का शासक था, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कमला देवी। तो 1299 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान जब यह गुजरात पर विजय प्राप्त करता है तो उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। उसकी पुत्री को भी विजय प्राप्त करके उससे विवाह कर लेता है जिसका नाम क्या था? कमला देवी। और इसका वर्णन पद्मनाभ द्वार में वर्णित है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कान्हन के द्वारा। तो कान्हन के द्वारा पद्मनाभ द्वार में इसका वर्णन है जो कान्हन के द्वारा लिखा गया है। इसका राज्याभिषेक 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को हुआ। अब भी हमने बताया कि 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को इसने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या की और उसी दिन अपना राज्याभिषेक कराया। और इसका राज्याभिषेक कहां पे हुआ? तो बलबन के द्वारा एक स्थापित लाल महल, याद रखेंगे, दिल्ली का एक लाल महल नाम का एक मकबरा है, बहुत अच्छा महल है। तो वहीं पे इसका राज्याभिषेक हुआ। कब? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल, यानी लाल महल दिल्ली में। यह खिलजी वंश का दूसरा शासक था। पहला कौन था? फिरोज शाह खिलजी। इसे अनोखा साम्राज्यवादी शासक के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे आप लोग कि इसे अनोखा साम्राज्यवादी शासक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसने काफी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था और काफी चतुराई के साथ, काफी बुद्धि के साथ और काफी अलग तरह का एक साम्राज्य भी स्थापित किया था। इसीलिए इसे अनोखा साम्राज्यवादी शासक कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार से कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाकर यह अपने साम्राज्य का विकास करता है। इसी कारण से इसे अनोखा साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का दामाद था और भतीजा था। अभी हमने इसकी चर्चा कर ली है। इसकी राज्याभिषेक पर जियाउद्दीन बर्नी का कथन है कि शहीद सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त ही टपक रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। चंदोबा का मतलब होता है शाही मुकुट। जो सुल्तान का मुकुट होता है उसे शाही मुकुट कहा जाता है। तो जिस दिन उसकी हत्या हुई उसी दिन इसका राज्याभिषेक भी हुआ। तो इसी संबंध में जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि शहीद सुल्तान यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के कटे मस्तक से अभी रक्त ही टपक रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और उसे सुल्तान घोषित कर दिया गया। कि अभी उसकी मृत्यु हुई, अभी उसके शव को दफन भी नहीं किया गया कि उसी दिन इसके सिर पर सुल्तान का ताज पहना दिया गया। यही जियाउद्दीन बर्नी का कथन था। इसकी तीसरी पत्नी जो थी वो महरून थी। महरून वह इसका साला जिसका नाम था अल्प खान। तो अल्प खान की बहन थी जिसका नाम था महरून, और वह अल्प खान मंगोल आक्रमण को रोकने में अलाउद्दीन खिलजी का काफी सहयोग भी किया था। तो अल्प खान की बहन थी कौन? महरून, और वह अलाउद्दीन खिलजी का साला था। और जो अल्प खान था मंगोल आक्रमण को रोकने में काफी इसकी सहायता की थी। किसकी?
अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद जब यह शासक बना उससे पहले इसे कुछ पद भी दिया गया था, जैसे कि 1291 से 1296 के बीच इसे कड़ा मानिकपुर या प्रयाग, आज हम लोग जिसे प्रयाग कहते हैं, कड़ा मानिकपुर या कड़ा, जिसे हम लोग आज प्रयाग कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद कहते हैं, उसे वहां का सूबेदार बनाया गया। तो 91 से 96 तक वह कड़ा का सूबेदार रहा। सूबेदार यानी गवर्नर यानी राज्यपाल। तो उस समय किसी सूबे के सूबा जिसे हम लोग आज राज्य कहते हैं, तो उसके गवर्नर को, राज्यपाल को क्या कहा जाता था? सूबेदार। तो 1291 से 1296 के बीच इसे कड़ा का सूबेदार बनाया गया। कब बनाया गया? याद रखेंगे, जब यह जो बलबन का भतीजा था छज्जू मलिक, उसे रोकने में यह सफल होता है। याद रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसे माफ भी कर देता है छज्जू मलिक को, इसी कारण उसे उदार व्यक्ति भी कहा गया था। ऐसा हमने पिछले वीडियो में बताया है, उसे आप लोग देख लेंगे। तो 1291 से 96 के बीच कड़ा मानिकपुर का यह सूबेदार बनता है, गवर्नर बनता है, राज्यपाल बनता है, जिसे आज हम लोग प्रयागराज या इलाहाबाद भी कहते हैं। 1296 ईस्वी में यह अवध का राज्यपाल बनता है, अवध का यानी अवध का सूबेदार बनता है, अवध का गवर्नर बनता है। कब? 1296 में। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करता है, लेकिन खुद हत्या नहीं करता है, शराब के नशे में यह जश्न होकर हत्या करवाता है। और यह जो हत्या करवाता है, किसके द्वारा हत्या करवाता है? तो दो सेना थे, एक का नाम था मोहम्मद सलीम और दूसरे का नाम था इख्तियारुद्दीन हुद। तो मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद के द्वारा उसकी हत्या कराता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, यह मदमस्त हो गया था। जब यह देवगिरी को लूट कर आया तो काफी यह मदमस्त हो गया था, और इसी मदमस्त होने के मद में जब यह कड़ा पहुंचता है तो यह शराब के जश्न में अपने किसी के भड़काने पर यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को हत्या करने का आदेश देता है। और इस हत्या को कौन करता है? तो इसके दो सेना, एक का नाम था मोहम्मद सलीम और दूसरे का नाम था इख्तियारुद्दीन हुद। और इसी के कारण यह जो जियाउद्दीन बर्नी था, और उसी दिन इसका राजाभिषेक भी होता है। तो इसी कारण 22 अक्टूबर 1296 को जब इसका राजाभिषेक होता है तो जियाउद्दीन बर्नी का कथन था, क्या कथन था? जो अभी हमने बताया था कि शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से अभी रक्त ही टपक रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सर पर रखा गया और उसे सुल्तान की उपाधि दे दी गई, सुल्तान घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं कि इसके समय में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे, और यह उसे बलबन के द्वारा जो एक नया नियम बनाया गया था, रक्त एवं लौह की नीति, उसी नीति के द्वारा यह मंगोल आक्रमण को पूरी तरह से दबाता है। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, और उसे रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा उसे दबाता है, जो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण कहां पे हुए थे इसके शासनकाल में? तो उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत यानी कि जो आपका मध्य प्रदेश से लेकर ये आपका बंगाल तक का जो इलाका है उत्तर पूर्व भारत, तो उस इलाकों में, जिसमें बिहार भी आता है, तो इन सभी इलाकों में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो सबसे ज्यादा कब हुआ था? तो 1306 ईस्वी में। तो 1306 ईस्वी में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था, और इन आक्रमणों को अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा दबाया। और ये आपको पता होगा कि बलबन के द्वारा यह नीति शुरुआत किया गया था। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण कहां पे हुआ था? तो उत्तर पूर्व भारत में। 1296 से 1297 ईस्वी में मंगोल सेनापति कादर खान और खिलजी सेनापति जफर खां के विरुद्ध
मंगोल आक्रमण हुआ तो 1296 से 1297 ईस्वी के बीच मंगोल सेनापति कादर खां का आक्रमण हुआ। किसके साथ? खिलजी सेनापति जफर खां और उलुग खां। तो याद रखेंगे आप लोग कि 1296 से 1297 ईस्वी के बीच मंगोल सेनापति कादर खां आक्रमण करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन नेतृत्व करता है? तो खिलजी का सेनापति एक था जफर खां और दूसरा उलुग खां। तो जफर खां और उलुग खां दोनों ने मिलकर 1296 से 97 ईस्वी में मंगोल सेनापति कादर खां के विरोध को दबा दिया। यह कादर खां कौन था? तो मंगोल आक्रमणकारी था। फिर 1298 से 1299 ईस्वी के बीच फिर मंगोल सेनापति सल्दी का भारत पर आक्रमण होता है। तो मंगोल सेनापति सल्दी का भारत पर आक्रमण कब होता है? तो 1298 से 1299 ईस्वी के बीच। और उसके विद्रोह को कौन दबाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां। इसमें जफर खां सल्दी पराजित हो जाता है और 2000 अनुयायियों के साथ उसे बंदी बना लिया था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1298 से 1299 ईस्वी में मंगोल सेनापति सल्दी जब आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत पर, तो उस वक्त जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल था, तो उसका नेतृत्व किसने किया? जफर खां ने। और इसमें सल्दी पराजित हुआ और उसे तथा उसके 2000 अनुयायियों के साथ बंदी बना लिया जाता है। 1299 ईस्वी में मंगोल सेनापति कुतलुग ख्वाजा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है। कौन? कुतलुग ख्वाजा। तो 1299 ईस्वी में मंगोल सेनापति कुतलुग ख्वाजा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से उसका नेतृत्व कौन करता है? तो जफर खां नेतृत्व करता है। और इसमें हिजलाल की सेना पर हमले के बाद जफर खां शहीद हो जाता है। याद रखेंगे, हिजलाल जो था वह कुतलुग ख्वाजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरह कहें कि सहयोगी था, सेनापति सहयोगी था। और इसकी सेना पर जैसे ही हमला करता है जफर खां, और तो इसी में जफर खां क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। याद रखेंगे। तो यहां से कुतलुग खां विजय प्राप्त कर लेता है। तो 1299 ईस्वी में मंगोल सेनापति कुतलुग ख्वाजा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करता है और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जफर खां उसका नेतृत्व करता है। लेकिन हिजलाल की सेना पर हमले के बाद जफर खां शहीद हो जाता है। 1305 से 1306 ईस्वी में मंगोल सेनापति अली बेग, याद रखेंगे, मंगोल सेनापति अली बेग आक्रमण करता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नेतृत्व इसके नेतृत्व के बारे में पूरी तरह से यह पता नहीं है कि इसका नेतृत्व कौन करता है। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका जो नेतृत्व किया था वह इसका नेतृत्व किया था किसने? तो उलुग खां ने। लेकिन हालांकि इसलिए हमने इसको हटा दिया क्योंकि कई इतिहासकारों के बारे में इसका मत जो है अलग अलग है। क्योंकि जफर खां तो शहीद हो गया था 1299 ईस्वी में। कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही उसका नेतृत्व किया था। तो इसीलिए हमने इसे हटा दिया, क्योंकि यह प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो फैक्चुअल होता है। जो इतिहासकारों के अलग अलग मत पर आधारित होते हैं वह प्रश्न कभी पूछे नहीं जाते हैं और उसे आप लोग मेंस राइटिंग में भी मेंशन नहीं करेंगे। अगर मेंशन करेंगे तो उसे आप लोग इस तरह से मेंशन करेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों का मत अलग अलग है और ये इतिहासकार ये कहते हैं। तो ये अगर न भी मेंशन करें तो भी उससे कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने इसे हटा दिया। तो अली बेग आक्रमण करता है और मंगोल अमरोहा तक आ गए थे। जब अली बेग आक्रमण करता है तो मंगोल कहां तक पहुंच गए थे? अमरोहा तक। लेकिन वहां पे उसके विद्रोहों को दबाया गया। लेकिन इसमें
मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मंगोलों को इसमें भारी क्षति उठाना पड़ा। तो मंगोलों को बहुत अधिक क्षति हुई, याद रखेंगे। 1307 से 1308 ईस्वी में पुनः कोई मंगोल सेनापति आक्रमण करता है और उसकी हत्या हो जाती है। इसके बारे में भी इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं यह जो मंगोल आक्रमणकारी था वह सल्दी था। कुछ लोग कहते हैं यह जो मंगोल आक्रमणकारी था वह कादर खां था। तो इसीलिए इस सेनापति को हमने चर्चा नहीं किया। तो 1307 से 1308 ईस्वी में मंगोल सेनापति पराजित होता है और उसकी हत्या हो जाती है। तो यही एक अंतिम मंगोल आक्रमण था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इसके बाद अभी हमने बताया कि 1296 ईस्वी में मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के कारण फिरोज शाह खिलजी के द्वारा इसे कड़ा की सूबेदारी दी गई थी। कब? 1296 ईस्वी में। अभी हमने बताया था कि जब मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाता है तो जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी है वह अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा की सूबेदारी दे देता है। कड़ा यानी कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद या कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी देता है। तो हम लोग आज का वीडियो बस इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में इसके कुछ पद को देखेंगे, इसके कुछ निर्माण को देखेंगे, इसके शासन को देखेंगे और इसके द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। और एक दो और वीडियो में इसे हम लोग समाप्त कर देंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो धन्यवाद।